तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग का। तो आंकड़े क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं के रूप में इकट्ठी की गई जानकारी आंकड़ों के रूप में जानी जाती है। सीधी सी बात है कि संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी आंकड़ों के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आंकड़ों की परिभाषा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं मैं आंकड़ा, यानी कि जिसे डेटा कहते हैं, आंकड़ा। तो आंकड़ा के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं आंकड़ा, यानी जो आंकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि संख्याओं के रूप में, संख्याओं, हम लिखेंगे यहाँ की संख्याओं के रूप में, किसके रूप में? संख्याओं के रूप में इकट्ठी की गई या कलेक्ट की गई, संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी, संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई इंफॉर्मेशन, जानकारी क्या कहलाती है? संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी, संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी क्या कहलाती है? आंकड़ा या डाटा, डेटा कहलाती है, डेटा के रूप में जानी जाती है। संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी आंकड़ों के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? आंकड़ों के रूप में जानी जाती है। ये हो गई अपनी किसकी परिभाषा? डेटा की। यानी जो आंकड़े होते हैं वो संख्याओं के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं और आंकड़े हमें सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। तो संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी आंकड़ों के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? परिसर, जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। यानी कि परिसर या फिर उसका नाम है क्या? प्रसार। यहाँ पर लिखेंगे हम परिसर या फिर इसमें ऑब्लिक में कर देंगे प्रसार, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज कहा जाता है। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज के बारे में। तो जब हम प्रसार के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि उच्चतम प्रेक्षण या अवलोकन में से निम्नतम प्रेक्षण या अवलोकन को हटा देंगे, और वही हमारा क्या कहलाएगा? परिसर या प्रसार कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उच्चतम, यानी कि हमारा जो हाईएस्ट जो वो होगा प्रेक्षण, उच्चतम प्रेक्षण में से या अवलोकन में से, उच्चतम प्रेक्षण में से निम्नतम, यानी सबसे छोटे, निम्नतम प्रेक्षण, उच्चतम प्रेक्षण में से निम्नतम प्रेक्षण को घटाना, को घटाना। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि उच्चतम प्रेक्षण में से निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को, उच्चतम प्रेक्षण में से निम्नतम प्रेक्षण को क्या करने पर? घटाने पर जो हमें अंतर प्राप्त होता है उसे हम परिसर कहते हैं। तो उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण, यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिभाषा बनाने के लिए कि उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिसर या प्रसार या रेंज कहते हैं। उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। जैसे हाईएस्ट जो है प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन 100 है और निम्नतम क्या है? 1 है, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 99 बचेगा। तो जो अंतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आंकड़ा पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य यानी कि मीन। तो मीन क्या होता है? तो दिए गए डेटा का, यहाँ पर लिखेंगे हम दिए गए डेटा का अंक गणितीय, कैसा? अंक गणितीय माध्य। दिए गए डेटा का अंक गणितीय माध्य क्या होता है? ये होगा अपना सभी प्रेक्षणों या सभी अवलोकनों, सभी प्रेक्षणों, ऑब्लिक में लिखेंगे अवलोकनों, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों का क्या? योग।
और नीचे यहाँ पर लिखेंगे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों की संख्या का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम माध्य बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, डेटा पढ़ा, रेंज पढ़ा, मीन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहुलक, यानी कि मोड क्या होता है। हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मोड, मोड, और इसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो डेटा में जो सबसे अधिक बार आता है, डेटा में सबसे अधिक बार, डेटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, डेटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। डेटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है। क्या होती है, बहुलक होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, माध्यिका, यानी कि मीडियन, MEDIAN, जिसे माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। देखिए, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने, या अवरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर, बीच वाले पद को करने पर, बीच वाले पद को क्या कहते हैं, बीच वाले पद को, बीच वाले पद को माध्यिका या मीडियन कहते हैं, MIDIAN, मीडियन कहा जाता है। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो माध्यिका है वो पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले पद को मीडियन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर ये चारों पढ़े हैं, आंकड़ा पढ़ा है, परिसर पढ़ा है, माध्य पढ़ा है, बहुलक पढ़ा है और माध्यिका पढ़ी है, चारों को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब किसी श्रेणी के, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर, जब किसी श्रेणी के, कोई सीरीज होती है, उस सीरीज के, जब किसी श्रेणी के सभी पदों, सभी पदों, जब किसी श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर, जब किसी श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर उनकी संख्या का, यानी पदों की संख्या का, उनकी संख्या का, किसकी संख्या का, पदों की संख्या का, उनकी संख्या का भाग दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, तो प्राप्त परिणाम हमारा समांतर माध्य कहलाता है। प्राप्त परिणाम औसत, या तो उसे औसत कहेंगे, प्राप्त परिणाम औसत या समांतर माध्य कहलाता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जब हम किसी संख्या के पदों को जोड़कर उनमें उन्हीं पदों की संख्या का भाग दे रहे हैं तो वो हमारा समांतर माध्य कहलाता है। यानी कि किसी श्रेणी में 25 पद है तो उन सभी 25 पदों को जोड़कर हम उसमें 25 का भाग देंगे तो हमें समांतर माध्य या औसत, या क्या का औसत हमें प्राप्त होगा। तो ये होता है हमारा समांतर माध्य। यानी जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर उनकी संख्या का उसमें भाग दे दिया जाता है तो वो हमारा समांतर माध्य कहलाता है। और माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कर लेंगे सभी का, इसके बाद उसमें किसका भाग दे देंगे, प्रेक्षणों की संख्या का, यानी कि उन पदों की संख्या का। तो प्रेक्षणों की संख्या का जब हम उनसे भाग देते हैं तो ये हमारा निकल के आता है क्या, मीन, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपकी बुक का कि एक आशीष नाम का लड़का है जो 3 क्रमागत दिनों क्रम से 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय याद कीजिए। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूं कि आशीष
आशीष 3 क्रमागत दिनों या 3 क्रमागत दिनों, आशीष है वो 3 क्रमागत दिनों क्रम से कितने कितने घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का, हमें उसके प्रतिदिन पढ़ने का, प्रतिदिन पढ़ने का, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय ज्ञात कीजिए। हमें उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय ज्ञात करना है। वो एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 4 घंटे पढ़ता है और अगले दिन वह 3 घंटे पढ़ाई करता है। तो हमें उसका औसत समय याद करना है तीनों दिनों का। तो कैसे करेंगे? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि हम करेंगे कि माध्य बराबर या औसत समय बराबर, औसत समय कैसे निकालेंगे? औसत समय, औसत समय निकालेंगे हम पढ़ाई में लगाया कुल समय, पढ़ाई में लगाया गया, पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, और यहाँ पर किसका भाग देंगे? दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। यहाँ पर भाग देंगे दिनों की संख्या, यानी कितने दिनों तक उसने पढ़ाई की। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 4 + 3, और कितने दिन पढ़ाई की? 3 दिन, तो 12 हो गया, और यहाँ पर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 घंटे प्रतिदिन, उसका औसत समय कितना निकल के आया है? 4 घंटे प्रतिदिन, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि समांतर माध्य क्या होता है। तो जो समांतर माध्य होता है उसे औसत भी कहते हैं, यानी किसी संख्या के पदों को जोड़कर यदि उसमें उन्हीं पदों का भाग दे दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। और समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों या अवलोकनों की का योग अपन उसमें किसका भाग दे देंगे? प्रेक्षणों या अवलोकनों की संख्या का भाग दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। और हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि एक आशीष नाम का बच्चा है जो 3 क्रमागत दिनों में क्रम से एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 4 घंटे पढ़ता है, और अगले दिन वह 3 घंटे पढ़ाई कर पाता है। तो हमसे पूछा गया है कि आशीष के पढ़ने का, प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय याद कीजिए। तो हमने क्या किया कि वो जितने भी उसने पढ़ाई की है, पढ़ाई में उसने जितना भी समय लगाया है वो क्या हो गया? प्रेक्षण हो गया। हमने प्रेक्षण लिया है आंकड़ों के थ्रू, यही तो होते हैं आंकड़े। हमने प्रेक्षण लिया है आंकड़ों के थ्रू कि एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे और एक दिन 3 घंटे, तो ये आंकड़े हो गए। अब ये प्रेक्षण हो गए, तो प्रेक्षणों का योग कर लिया हमने, 12 आया, और 12 में जब हमने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया, तो हमारा 4 प्राप्त हो गया, और 4 घंटे प्रतिदिन हमारा क्या आ गया? औसत समय फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए ध्यान से। गए रनों का माध्य याद करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम माध्य बराबर निकालते हैं। माध्य बराबर या मीन बराबर हमने पढ़ा है कि क्या होता है, तो इसके बराबर होता है प्रेक्षणों, प्रेक्षणों या अवलोकनों, प्रेक्षणों या अवलोकनों का क्या? योग, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों का योग। हम यहाँ पर सभी लगा लेंगे आगे, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों का योग अपॉन में सभी प्रेक्षणों या फिर किसकी संख्या? अवलोकनों की संख्या, सभी प्रेक्षणों या अवलोकनों की संख्या। यहाँ पर उनकी संख्या का हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है कि ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए 6 पारियों में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके द्वारा बनाया गया रनों का माध्य। तो रनों का माध्य याद करने के लिए हम क्या करेंगे? रनों का माध्य याद करने के लिए हम उसके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा
6 पारियों में, उसके द्वारा 6 पारियों में बनाए गए कुल रन, और नीचे क्या लिखेंगे, पारियों की संख्या, पारियों की संख्या यहां पर लिख देंगे। अब देखिए उसके द्वारा बनाए गए, जैसे हम लिखेंगे 36 प्लस 35 प्लस 50, फिर 46, फिर 60 और फिर 55। ये उसके द्वारा बनाए गए रन है 6 पारियों में, और पारियां कितनी है 6, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे। जब हम देखेंगे जोड़ के तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा। देखिए हमने क्या किया है कि एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, 36 एंड 36, 35, 50, 46, 60 और 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य याद कीजिए। तो हमने फॉर्मूला लिखा है कि सभी प्रेक्षणों अवलोकनों का योग में सभी प्रेक्षणों अवलोकनों की संख्या का भाग दे देंगे। तो उसके द्वारा 6 पारियों में बनाए गए कुल रन इतने हैं, सबको जोड़ दिया हमने, और पारियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग दे दिया। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे अपने 282। हम इन्हें जोड़ के देख लेंगे। अब जब 282 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 28 में से 24 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 6 सत्ते 42, तो हमारा आ जाएगा 47। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसके द्वारा, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः उसके द्वारा, अतः उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए, अतः उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का माध्य कितना है, माध्य 47 है। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया कि उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का माध्य 47 है, जो हमने निकाला है। सभी 6 पारियों के स्कूल है और उसके 10 टीचर है, और उन 10 टीचरों की जो एज है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, दी हुई है क्वेश्चन में। और हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, ऐसा कौन सा अध्यापक है जिसकी आयु सबसे ज्यादा है, और तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, ऐसा कौन सा टीचर है जिसकी आयु सबसे कम है, यानी वो सबसे छोटा है और एक सबसे बड़ा है उम्र में। अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं कि परिसर क्या होता है, यानी सबसे बड़ी उम्र में से सबसे छोटी उम्र वाले को घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल के आ जाएगा। इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर करते हैं आंसर नंबर 1, यानी सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 54। तो हम लिखेंगे कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक, सबसे बड़ी उम्र, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक, सबसे बड़ी उम्र वाला अध्यापक, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, तो सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है, 54 ईयर, 54 वर्ष। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 54 लिख देंगे कि 54 क्या है, वर्ष है, क्योंकि 54 यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि आयु किसमें है, वर्षों में है। तो कितनी है, 54 वर्ष हमारी हो जाएगी। और दूसरा जो आंसर है इसका सब छोटी वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी उम्र वाले, यहाँ पर लिख देंगे सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु। अब हम देखेंगे कि सबसे कम किसकी उम्र है, तो की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा हुआ 23, तो हम यहाँ लिखेंगे 23। अब हमें पूछा गया कि इन अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, तो परिसर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो हमने निकाल ली है, अब इन दोनों का अंतर याद कर लेंगे, क्योंकि परिसर में हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। तो सबसे बड़ी 54 है और सबसे छोटी 31 है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा कि हम 54 में से क्या घटा देंगे, 31 घटा देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 54 में से क्या घटाएंगे,
23 घटाएंगे तो हमारा 31 बच जाएगा। इसके बाद जब हम आंसर 3 पे आते हैं कि तीसरे का आंसर क्या है, तो माध्य कैसे निकालते हैं हम, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, इन सभी को जोड़ लेंगे और इसमें जितनी ये संख्या है इनका भाग दे लेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 10, तो इन सबको जोड़ के हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 41 और अपन का 28 है, 54 है, इसके बाद 35 है, 26 है, 23 है, 33 है, 38 है और लास्ट में है 40। और इस सब में हम किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा अपन का 350, यानी सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 350। और जो हमारा अध्यापकों की आयु का जो औसत निकल के आया है वो आया है 35 ईयर, यानी अध्यापकों की आयु का जो औसत आयु होगी वो होगी 35 ईयर। और सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु है 54 वर्ष, सबसे छोटे अध्यापक की आयु है 23 वर्ष। तो 54 में से 23 गया तो 31 बचा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा कि अध्यापकों की आयु की रेंज क्या है, यानी परिसर हमारा हो जाएगा 31। तो इस प्रकार तीनों के ये आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।